ਨੌਕਰੀ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਟਾਈ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਓਏ ਬੈਰਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਘਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਅਗਨੀਮਤ ਆ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੀਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਫੇਵਰੇਟ ਆਹੋ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜੀ ਸਰ ਹਾਲੇ ਡਿਊਟੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਡਿਊਟੀ ਕੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਜੈਨੂਅਨ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਠੀਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਮੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕਲਾ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕਲਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਬਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਉਣਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋ सर आसपास में जा रहा था जी आइए यार क्लास शुरू होने की 5 मिनट 2 मिनट अस्सलाम वालेकुम सर सर ड्रामे करना घट शादी पढ़न पढ़न तेरा जी करता नहीं आजकल जी गल है सुबह 9 बजे आई ब्रेक नहीं लेते फिर घंटा तो फिर लेंगे अच्छा जी अच्छा तो मैं कह रहा ਸੀਗਾ कि 12 खैर ऐसी जान चोट नहीं मारो यार पढ़ेंगे इंशाल्लाह साथ मिलकर पढ़ेंगे साथ बैठ कर पढ़ेंगे कोई मसला नहीं है हमें भी वाला है अल्लाह समझ नहीं भाई अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज हले नहीं पता सानू कि काम कितना होया लेकिन जिन्नी स्पीड ना आसिफ ने काम किया इन्नी स्पीड में कोई और बंदा नहीं 27 ਤੋਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਠੀਕ ਉਹਨੇ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਰ ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦਾ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਅੱਲੇ ਅਨ ਦੋਵੇਂ ਅਨ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਝੱਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪਲ 2 ਦੀ ਨਾ ਗੋਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ
223 बनवा लो ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 223 ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ 12 ਬਹੁਤ ਫਿਰ 223 ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ हेलो मुदस्सर भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ब्रो। ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम सर। यार दूध पिला दो यार। भाई शर्म करो यार। ओए ग्रुप में लड़की सामने है, लड़का कहता है भाई यार दूध तो डालो। अल्लाह की कसम ये गाय लड़की ने बाकी क्या शर्म है। दूध पिला दे कुड़ी सामने एंटर हुई है। यहाँ पे बैठ के लगा हुआ है, जब भी देखो बेबी सोना में लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं होता। हम यहाँ किसी आए, हम यहाँ किसी आए। नहीं आते तो आप लोग हो जाओ। थैंक यू।
हेलो सर, सर कहाँ चले गए हैं? क्या बात है साकिब यार, क्या बात है। क्या बात है साकिब यार, क्या बात। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। यार सर बता के कहीं गया कि अभी तक आए नहीं? पता नहीं वो यार। जरा सब्र करो। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। अल्लाह का सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अरे सर आप सुनाएं। सर आप सुनाएं, कैसे हैं ठीक सर? ठाक आप सर। मैं ठीक हूँ बेटा, सब ठीक ठाक। आप लोग ठीक हैं? यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। सर। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर। पल रहा था क्वेश्चन। ओके, सर दैट्स जी ग्रेट। कैसे हैं? मैं अल्लाह का एहसान, सब ठीक हूँ, अल्लाह का सब ठीक है और अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा, आप लोग ऐसा कीजिए कि हमने 1-2 मिनट और वेट करना है, बच्चे आ जाएं। मीनवाइल आप लोग अपने माइक ऑफ कर रहे हैं। जरूर सर। 1-2 मिनट ठीक में है सर। हम 3:10 पे शुरू करेंगे ताकि सारे बच्चे ज्वाइन। 88 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, 12 लोग अभी रहते हैं। मीनवाइल वो आ अस्सलाम वालेकुम जाएंगे। सर। ऐसे ओके बच्चे सर। कैसे सर आप बहुत ठीक अच्छे है? लग रहे। मेरे ना उसमें आया माइंड निकाल पूरी। अस्सलाम वालेकुम सर। तो बेटा कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपका क्या हाल है सर? अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का। ओके। जी बेटा, तो यस सर। लास्ट क्लास में we people were talking about the constitution making process in Pakistan, and we people were talking about the second basic principles committee report that was being rejected because of two problems. The very first thing जो कि उसके अंदर थी, the basic principle, आपको जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि first basic principle committee report was rejected because of the two problems. The very first problem was regarding the powers of lawmaking being proposed to the two houses of parliament, and the experts of parliamentary government, they were of the opinion that in democratic setup, what usually happens that the house which have more representation from the people should be having more powers of lawmaking. But totally opposite was suggested.
and it was suggested that the upper house and the lower house of the parliament will be having equal powers of lawmaking. This suggestion was given in the first basic principles committee report, and that was being rejected, and the same kind of. And somehow, like in the second basic principles committee report, it was found that this criticism was addressed, and it was decided that the house which is having more power of, which is having more representation from people, would be having more power of lawmaking. So the criticism because of which the first report was rejected was addressed in the second basic principles committee report. Second report के अंदर उसको address कर दिया. लेकिन the second criticism which was raised against the first Constituent Assembly report, first basic principles committee report, that thing was not being addressed. वो कैसे था कि as you know that the in the first report it was suggested that equal representation would be given to the every geographical unit of Pakistan in the upper house, and equal representation would be given to every geographical unit in the lower house of parliament. In second report, somehow the same theme was retained, but with few modifications. उसमें थोड़ी सी modifications की गई. वो कौन सी modifications की गई? आप लोगों को पता है, in the first basic principles committee report, Pakistan was somehow in one way or the other was divided was composed of 20 different geographical units. In the second basic principles committee report, it was suggested that Pakistan is composed of two wings. One was called Eastern Wing, the other was called Western Wing. And but the principle was not shown. इसका मतलब क्या है? मैं आपको बेसिकली जो आइडिया समझाना चाह रहा हूँ वो ये था कि आपको पता है जिस पार्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत थी. 4 smaller or larger provinces were existing here at that time. Fata was there, Fana was there, 13 princely states were there. और इन सारी चीजों में एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद, जो ज्योग्राफिकल एफिलिएशन की बुनियाद पर जो रिप्रेजेंटेशन मिलनी थी उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा था. एंड सेकंड बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी रिपोर्ट, व्हाट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड, व्हाट वाज विटनेस, दैट the whole diversity of the West Pakistan was merged. उसको merge कर दिया गया, एक बना दिया गया. यानी कि इस बात को भुला दिया गया कि वेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो वेस्टर्न विंग है, वो सिंधियों में, बलोचियों में, पश्तूनों में, पंजाबियों के अंदर, सराइकियों में, चित्रालियों में, गिलगितियों के अंदर डिवाइडेड है. और इन लोगों के अपने, they are having their own culture, norms, traditions. And if you people are going to merge them, you are basically trying to merge and eliminate this diversity artificially, and this thing is not possible. ये possible नहीं हो सकता, ये possible नहीं है. लेकिन you were trying to do this, आप कोशिश कर रहे थे इसको करने की, और ये इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से हालात खराब हुए. और क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है, either on the name of Islam, either on the name of state, the government of Pakistan and more specifically the ruling elite has always tried to suppress the diversity. Diversity को acknowledge करने के बजाय, diversity को accept करने के बजाय, diversity को their social, due, economic, political rights देने के बजाय उनको suppress किया गया, sometimes on the name of Islam and sometimes on the name of state Pakistan. And और पाकिस्तान को दो wings में बना दिया गया कि ईस्टर्न विंग है और वेस्टर्न विंग है. What was the difference between the first Constituent Assembly and second Constituent Assembly with reference to the representation issue? In the first Principles Committee report, seats were not acknowledged, seats were not nominated suggested. But in the second Basic Principles Committee report, it was suggested that 60 seats will be given to the Eastern Wing in the upper house and the Western Wing in the upper house. Yani both wings of Pakistan would be having equal seats in the upper house of parliament. And then what was suggested? Further, 200 seats will be given to the Eastern Wing in the lower house and the Western Wing in the lower house. Means that you are basically trying to equalize East Pakistan
against the West Pakistan, Eastern Wing versus Vienna. And you know that Western Wing was more in geographical unit and Eastern Wing was more in population. And by every criteria, by hook or crook, if you people were trying to suppress their identity and you were trying to equalize them, but they were in fact, they were not equal. वो equal नहीं थे. By any criteria, they were not equal. वो population में ज़्यादा थे, ये geographical units में ज़्यादा थे, and their due social, economic, political representation was to be given, but this thing was denied them again and again. और ये पाकिस्तान में बार बार इस चीज को अगेन डिनाई किया। अच्छा, ये जो चीजें हुई, फिर क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर, और लैंग्वेज के इश्यू के ऊपर अगेन सेकंड रिपोर्ट वाज साइलेंट। सेकंड रिपोर्ट साइलेंट थी, लैंग्वेज के इश्यू के ऊपर भी चुप थी। और मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज बंगाली थी, और लेकिन उसको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा था। और इस वजह से उस पार्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हेट्रेड, एनिमोसिटी जन्म ले रही थी। और दे वर हैविंग देयर दिस पॉपुलर बिलीफ के वेस्ट पाकिस्तानी रूलिंग एलीट इज नॉट विलिंग टू सी अस बीइंग मर्ज। एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट क्लास दैट यहाँ के जो लोग हैं, दे यूज्ड टू ट्रीट देम वेरी इनह्यूमनली, उनको बड़ा इनह्यूमनली ट्रीट करते थे। और इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा था कि लोगों के हालात खराब हो रहे थे वेस्ट पाकिस्तान के। और फिर एक नई चीज की गई, पहले तो सूबों को मर्ज करके विंग में बना दिया गया और कोशिश की गई कि 65% इक्वल हो जाए 45 के, जो कि नहीं हो सकती थी। पहले तो एक बात ये कही गई। दूसरी बात क्या की गई, दूसरी कोशिश ये की गई कि लोगों की जिंदगियों को इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन लाइफ, द लाइव्स ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्ना, इट वाज सजेस्टेड दैट 5 members शूरा काउंसिल वुड बी देयर। 5 लोगों पे मुश्तमिल शूरा काउंसिल होगी, जो क्या करेगी, जो लोगों को इस्लाम की मुताबिक जिंदगियां गुजारने की चीजें बताएगी। इस तरह की चीजों के ऊपर ध्यान लोगों का ज्यादा था, और जो लोगों के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स को एक्नॉलेज करने का कोई तरीका नहीं था, कोई मानने को रेडी नहीं था। एंड वही हुआ जो कि पहली रिपोर्ट का होना था कि दिस रिपोर्ट वाज when it was presented on the floor of assembly में जब इसको पेश किया गया, and this report was rejected, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसको जब रिजेक्ट कर दिया गया, it was decided that they would be coming up with the third report। उसको थर्ड रिपोर्ट के साथ थर्ड रिपोर्ट आएगी, और थर्ड रिपोर्ट जो कि 1 साल के बाद आई, that is known as the third basic principles committee report presented in 1953। अच्छा, याद रखिएगा, दिस रिपोर्ट इज वेरी यूनिक, दिस रिपोर्ट वाज वेरी क्रिएटिव, एंड दिस रिपोर्ट वाज नोन एज MAB, Muhammad Ali Bogra formula as well, Muhammad Ali Bogra formula, because Muhammad Ali Bogra was at that time the Prime Minister of Pakistan, and under his leadership this third report was presented। अब ये बड़ा यूनिक है, it was very creative, and somehow when this report was presented, in one way or the other, whatever the problems were existing between the East Pakistan and West Pakistan, they were being resolved once for all। उनको रिमूव कर दिया गया और वो हल हो गए। अब इस रिपोर्ट को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि पहली रिपोर्ट में पाकिस्तान वाज कंपोज ऑफ 20 डिफरेंट ज्योग्राफिकल यूनिट्स, सेकंड रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान वाज डिवाइडेड इनटू 2 विंग्स, ईस्ट विंग एंड वेस्ट विंग। इन दिस रिपोर्ट पाकिस्तान वाज डिवाइडेड इनटू 5 प्रोविंसेस, 5 प्रोविंसेस के अंदर तकसीम किया गया। इसको 5 चीजों में तकसीम किया गया। 5 चीज, पाकिस्तान was divided into 4 provinces। Eastern wing was composed of 1 province that was known as East Wing of Pakistan, या East Bengal, and this part of Pakistan was suggested that it would be composed of 4 provinces, Sindh, Balochistan, KPK, जो उस वक्त NWFP था, and पंजाब, ये 4 होंगे। और ये सजेस्ट किया गया कि every province of Pakistan would be having equal seats in the upper house of parliament। क्या बोला गया? Every geographical unit of Pakistan would be having equal seats in the upper house of Pakistan। यानी कि वेस्ट पाकिस्तान एक है तो उसको 10 seats were recommended, and this part of Pakistan where we people are living today was composed of 4 provinces according to this report,
was supposed to have 40 seats in upper house of parliament. तो ईस्टर्न विंग को अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में 10 सीट्स वर गिवन, एंड दिस पार्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 4 प्रोविंसेस थे दे वर सजेस्टेड, यानी 10 ईच फॉर एवरी प्रोविंस, 10 ईच टू एवरी प्रोविंस, और इस वजह से 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 40. 40 seats this part of Pakistan got in the upper house, and 10 seats east wing got in the upper house. And then what happened? Very important thing. ये कहा गया, ये काली वाली दे यार कोई और, मैं तेरे को देता हूं. सर ये समझ में नहीं आया, प्लीज रिपीट कर दें सर. अच्छा बेटा मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ. मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये रिपोर्ट बड़ी यूनिक थी और बड़ी क्रिएटिव थी. इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि पाकिस्तान वुड बी कंपोज ऑफ 5 प्रोविंसेस, ईस्ट बंगाल 1, एंड सिंध, बलोचिस्तान, KPK, उस वक्त का NWFP, एंड पंजाब. दे वुड बी the 4 provinces of Pakistan, and according to the parliamentary system it was suggested that every province of Pakistan would be having equal seats in the upper house of parliament. Parliament के upper house में equal seats suggest की जाएंगी, equal seats, and the recommendation was that 10 seats would be given to every province in the upper house. ईस्ट पाकिस्तान को 10 सीट्स मिली और दिस पार्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 4 प्रोविंसेस थे उसको 40 सीट्स मिली. तो ये जो पहली रिपोर्ट में, सेकंड रिपोर्ट में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान वाज ऑफ ओपिनियन दैट वी आर मोर इन ज्योग्राफिकल यूनिट, वी शुड बी गिवन मोर सीट्स, अकॉर्डिंगली दे वर गिवन 40 सीट्स, और वेस्टर्न विंग क्योंकि एक प्रोविंस था उसको 10 सीट्स दे दी गई. दैट्स इट. ये बड़ा बेहतरीन अंदाज के अंदर. तो वेस्टर्न विंग जो था विद रेफरेंस टू देयर रिप्रेजेंटेशन इन अपर हाउस वाज एक्नॉलेज्ड, उसको मान लिया गया, और ईस्टर्न विंग में 10 सीटें दे दी गई. अच्छा, अब बड़ा जबरदस्त पॉइंट एक और सजेस्ट किया गया, वो ये डिक्लेयर किया गया कि इन द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली दोज प्रोविंसेस व्हिच आर हैविंग मोर पॉपुलेशन दे वुड बी गेटिंग मोर रिप्रेजेंटेशन. लोअर हाउस में उस प्रोविंस को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेंगी जिसके पब्लिक ज्यादा है, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है. और किसकी पॉपुलेशन ज्यादा थी? पंजाब, ईस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान. आरुषा बेटा, पंजाब की है यहाँ पर, और ईस्ट बंगाल की ज्यादा थी, वो 55% थी. अब जरा गौर से सुनिएगा. तो आरुषा बेटा फिर क्या हुआ? ये हुआ कि इट वाज सजेस्टेड दैट ईस्ट बंगाल वुड बी हैविंग 165 सीट्स इन द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. 165 सीट्स इन द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. अपर हाउस में उनको 10 सीट्स मिली, लोअर हाउस में 165 मिली as per their ratio of their population. तो टोटल सीट्स को जो मिलाया तो कितनी हो गई? 10 plus 175. 175. That's great. And then 135 seats were suggested in the lower house to the 4 provinces of Pakistan located in this part of Pakistan. और इनके पास हो गई अपर हाउस में 40, लोअर हाउस में 135, दोनों को मिलाया तो क्या बना? 175. This report was such a unique report that it was not only resolving the parochial differences, the issue of representation, the issue of power sharing, the issue of lawmaking, but it was also based on 2 unique principles. Whenever there used to be any joint session of parliament, 175 members from each province, each part of Pakistan, they used to be in the parliament. वो parliament में होते थे. 175 from East Pakistan. joint session वो उस वक्त होता है जब सेनेट और लोअर हाउस दोनों के इकट्ठा इजलास हो. तो ईस्ट पाकिस्तान के भी 175 आते थे और वेस्ट पाकिस्तान से भी 40 plus 135 is equal to 175. तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी. इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी. पैरिटी मींस इक्वालिटी. पैरिटी मींस इक्वालिटी. इक्वालिटी के इसको प्रिंसिपल डिक्लेयर किया गया. और यानी कि और फिर लोअर हाउस का और जो ईस्ट पाकिस्तान का ये क्लेम था, वी शुड बी गिवन मोर रिप्रेजेंटेशन इन लोअर हाउस वाज एक्नॉलेज्ड. और वेस्ट पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस थे उनका ये मानना कि वी आर मोर इन ज्योग्राफिकल यूनिट, वी शुड बी गिवन मोर रिप्रेजेंटेशन इन अपर हाउस. तो अपर हाउस में
इस पार्ट ऑफ पाकिस्तान को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल गई और वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान को पॉपुलेशन की बुनियाद पर लोअर हाउस में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल गई। इन दोनों के whenever there used to be any joint session, जब भी joint session होता था, then there used to be equal number of people from the East Pakistan and West Pakistan in parliament में होते थे, और इसको प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी भी कहते हैं, और बड़े ब्यूटीफुली और बड़ा क्रिएटिवली इस चीज को रिजॉल्व कर दिया गया। सेकंड प्रॉब्लम बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो आप लोगों को पता है कि लोअर हाउस को ज्यादा पावर दे दी। अच्छा, एक और प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये मोहम्मद अली बोगरा, जिसको मैब फार्मूला MAB मैब, M फॉर मोहम्मद, A फॉर अली, B फॉर बोगरा फार्मूला भी कहते हैं, MABF मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला भी इसको कहते हैं। तो ये जो फार्मूला था, इस फार्मूले को बेटा हसन अपना माइक बंद करें आप। ओके, तो ये एक और चीज के ऊपर बेस कर रहा था, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी को समझना, पैरिटी का मतलब एक तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी और दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अब इंटरडिपेंडेंस से क्या मुराद है? इट वाज देयर वाज अ कंडीशन, एक कंडीशन को बनाया गया कि व्हेनेवर ईस्ट पाकिस्तान इज विलिंग टू मेक एनी लॉ, जब ईस्ट पाकिस्तान कोई लॉ बनाना चाहता है, then East Pakistanis, they are supposed to have at least 30% representation from the West Pakistan during the session of when the law is to be passed. तो पार्लियामेंट के अंदर वेस्ट पाकिस्तान के 30% कम से कम 30% लोग होने चाहिए। So East Pakistan, in order to make law, was depending on West Pakistan, and when West Pakistani or any of the province of West Pakistan wanted to make any law, then these provinces were supposed to have at least 30% representation from the East Pakistan. So both were depending on each other in order to make law. So इसको कहते हैं principle of interdependence. So Muhammad Ali Bogra report was based on two principles: principle of parity, यानी कि equal number of people from both sides during the joint session, and principle of interdependence. और बेटा मेरी बात समझ आई है? I want to have some questions from you. जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, एक एक करके पूछिए बेटा। यस सर क्वेश्चन पूछिए बेटा। यस सर, समझ आ गई सर। फिर उस दौर में कोई लॉ बना था कि नहीं बना था सर? बेटा अभी तो आईन ही नहीं बना, तो लॉ कहाँ से बन गया? अभी तो आईन बनाने के लिए तजवीज़ दी जा रही थी। ओके सर। हाँ, इंटरम लॉज तो बन रहे थे, इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में काम कर रहा जी था। सर, उसी की बात कर रहा था। तो बेटा इंटरम के तो कानून तो बनते रहते हैं मुल्क को चलाने के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंट लॉ कोई नहीं बन पा रहा था, क्योंकि आपको सर ये टेम्परेरी बेस पर होते हैं ना? तो वो तो बेटा होते ही हैं, उसके बगैर तो मुल्क चले नहीं। सर जी जो 3 रिपोर्टें आई थी वो जरा काइंडली बता दे। अबे पागल हो गया तू? क्या हो गया सर? वो पहली रिपोर्ट मैंने आज से 2 क्लास पहले में समझाई, दूसरी पिछले लेक्चर में समझाई। नहीं बस सर वो छोटी बस वर्ड बता दे ताकि समझ आ जाए। और वली तू पागल हो गया? नहीं सर जी, ठीक ठाक हूँ। हमारा भाई 2 लेक्चर पीछे चल रहा है। नहीं बेटा ये पॉसिबल नहीं है। आप ओके सर, ओके। जो थर्ड रिपोर्ट मैंने समझाई है उसको पूछो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो पूछ रहा, मैं बयान कर देता हूँ। आप ये कहें कि पूरे 3 लेक्चर में रिवाइज करूं, ये टू मच है। नहीं मैं बस समझी थोड़ा सा। ठीक है सर, ओके बेटा। सर प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस बारे बता दें। प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस ये था कि अगर ईस्ट पाकिस्तान अगर कोई लॉ बनाना चाहता था, और लॉ बनाने के लिए ईस्ट पाकिस्तानी दे वर सपोज्ड टू wait for the at least 30% representation from the West Pakistan during a session when they were supposed to present a bill. यानी अगर वो कोई कानून बनाना चाहते हैं तो पार्लियामेंट के उस सेशन में वेस्ट पाकिस्तान से कम 30% लोग हों पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन, तो फिर लॉ पास हो सकता था, अदरवाइज नहीं। और वेस्ट पाकिस्तान के अगर कोई प्रोविंस बनाना चाहता था तो ईस्ट पाकिस्तान से 30% लोग यानी कि मेंबर पार्लियामेंट 30% होने चाहिए थे पार्लियामेंट में, फिर ही लॉ बन सकता था, अदरवाइज नहीं बन सकता। सर एक्सक्यूज मी। जी सर जो नोट्स आपने दिए थे सर, मुझे उनको पढ़कर एक कंफ्यूजन हुई है सर, प्लीज आप मेरी बात सुनिए, उससे करेक्शन कर दें। जी बेटा। सर उस पॉइंट में ये लाइक जो नोट्स आपने दिए थे उसके अकॉर्डिंग उसमें मेंशन था
कि upper house in the upper house all geographical units will have equal representation, and as far as the lower house was concerned, the recommendation was given on the basis of population. This ultimately led to more representation of west house in the upper house and east in the lower house. सर इस बात की नहीं समझ आ रही, हमने तो ये पढ़ा था कि there were given equal representation. अब जो नोट्स हमने पढ़े उसमें ये है कि वेस्ट पाकिस्तान had more representation in the upper house and lower house east Pakistan had more in तो the बेटा lower ये house. इसमें बेटा क्या प्रॉब्लम नहीं आया आपको? आपको पता है पाकिस्तान को सर तो हमेशा दो हिस्सों में तकसीम किया गया है ना। इस पार्ट में सर ये प्रोविंसेस ज्यादा सेम थे, है इस सर पार्ट में हमने सर, ये सेम है जो भी बताया आपने। सर मैं सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सर हमने क्लास में ये डिस्कस किया था कि दो हाउसेज में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी फर्स्ट रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन जो मैंने नोट्स पढ़े हैं आपने जो दी है उसके मुताबिक फर्स्ट रिपोर्ट में वेस्ट पाकिस्तान को अल्टीमेटली ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी गई है और ईस्ट पाकिस्तान को लोअर हाउस में ज़्यादा दी गई है। सर इसमें तो कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। पहली रिपोर्ट में जी सर पहली रिपोर्ट जी तो सर बेटा जो नोट्स रिजेक्ट में हो गई, मेंशन है पहली रिपोर्ट तो रिजेक्ट हो गई थी। सर सर ये रिजेक्ट पॉइंट हो अभी गई आपने क्लियर किया। पहली नहीं, ये रिपोर्ट क्लियर तो नहीं हुई ना। पहली रिपोर्ट रिजेक्ट होगी, दूसरी रिजेक्ट होगी, अब तीसरी की बात कर रहे हैं हम तो। सर मुझे पता है सर, हमने कहा था कि पहली पॉइंट रिपोर्ट इसलिए रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी थी सर, इसलिए रिपोर्ट कैंसिल हो गई प्रपोज थी किया हमारी। था इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द बोथ, हर यस देना सर। चाहिए। हाँ लेकिन नहीं, हाँ वो तो ये वेस्ट पाकिस्तान ने कहा वाई इक्वल इन अपर हाउस, लोअर ने कहा वाई इक्वल इन लोअर हाउस, ईस्ट ने कहा, तो ये इस जी वजह सर से अब इसमें डिस्प्यूट हो गया और रिजेक्ट हो गई। इसमें सर ये सर अब इसमें मेरी बात सुने सर, आपने ये कहा कि वाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन अपर हाउस, लेकिन जो नोट्स के मुताबिक इसमें तो ये लिखा है कि अपर हाउस इट वाज डिस्कस्ड दैट ऑल जियोग्राफिकल यूनिट्स विल हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द अपर हाउस। जियोग्राफिकल यूनिट्स वेस्ट में ज़्यादा थे तो अल्टीमेटली अपर हाउस में ज़्यादा इक्वल यूनिट थे। हाँ तो बेटा लेकिन अब विंग कंसीडर करें ना, तो जब वेस्ट पाकिस्तानी सारे मिले उन्होंने कहा वाई इक्वल इन अपर हाउस, वो तो एक है। अगर आप 60 जैसा कि सेकंड रिपोर्ट में 60 प्रपोज किया तो एक को 60 दे दिए, दूसरे को 64 सूबों में तकसीम करना था। मेरी बात समझ आ रही है ना? 60 सीटें फिर 4 सूबों में तकसीम होनी थी, तो वहां का उनको 60 अगर दे दें और इनके 60 को 4 में तकसीम करें तो डायकॉटमी क्रिएट हो गई। तो वेस्ट पाकिस्तानी कह रहे थे इक्वल नहीं होना चाहिए, विद रेफरेंस टू द ज्योग्राफिकल नंबर होने चाहिए। इसी वजह से पहली रिपोर्ट रिजेक्ट हुई, इसी वजह से दूसरी रिजेक्ट हुई, और तीसरी के अंदर इसको बड़ा ब्यूटीफुली कैटर किया गया। ये सर अभी सर आपने वो तो क्लियर किया यही बात। मेरी बात सुने सर, आपने बोला कि वो लोअर हाउस के लिए ट्राई कर रहे थे ना कि फॉर हैविंग मोर रिप्रेजेंटेशन इन द लोअर हाउस ईस्ट कौन पाकिस्तानी। बेटा? सुरैया बेटा सारी बात छोड़ें, मैं जो बात समझा रहा हूँ ना उसको समझे। ये इससे टाइम ज़ाया हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ। मैंने सिंपल ये कहा, मैंने आपको सिंपल एक बात बताई है, वेस्ट पाकिस्तानी दे वर नॉट विलिंग टू हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन एज with reference to the representation of East Pakistan. They were of the opinion we are more, we should be given more. East Pakistanis, they were of the opinion that we are more in population. Why equal with reference to the West Pakistan? अगर आप 200 प्रपोज कर रहे हो हमें लोअर हाउस में, तो 200 उधर भी क्यों? वो 200 होने चाहिए, उनकी कम होने चाहिए, हमारी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है और ये दोनों प्रिंसिपल पहले में भी एग्जिस्ट कर रहा था, दूसरे में भी एग्जिस्ट कर रहा था, इसी वजह से ये रिजेक्ट हो गई। और थर्ड के अंदर क्या किया गया? थर्ड के अंदर जिस पार्ट ऑफ पाकिस्तान में ज्यादा ज्योग्राफिकल यूनिट्स थे, दे गॉट मोर रिप्रेजेंटेशन इन अपर हाउस, और जिस पार्ट ऑफ पाकिस्तान में पॉपुलेशन ज्यादा थी उसको लोअर हाउस में रिप्रेजेंटेशन मिल गई। दिस इज हाउ बाय दिस रिपोर्ट बोथ बिकेम कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड। सही हो गया सर, थैंक यू। ओके संगीन, सही है सर, थैंक यू। संगीन आप कोई पूछना चाह रहे हैं? यस सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस पास हुए और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स पास हुए सर, उनमें ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर था वो फेडरल ज्यादा था सर, लेकिन स्पिरिट में और प्रैक्टिकलिटी में सर सेंट्रलाइजेशन हमें देखने में ज्यादा मिलती थी सर, तो इसकी क्या वजूहत है? बेटा ये हमारा तीसरा टॉपिक है इसके बाद, यानी कि ये जो अगला टॉपिक हमने पढ़ना उसके बाद जो टॉपिक आना है ना, वो पाकिस्तान के फेडरलिज्म के ऊपर है, पूरे का पूरा टॉपिक। ठीक है संगीन? तो उसमें ये आपके सारे क्वेश्चंस हम आंसर करेंगे 1 by 1 करके। अभी ये वक्त से पहले, क्योंकि जब तक आपको फेडरलिज्म की यानी कि डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी
उसका वो किस तरीके से काम करता है, वो चीज़ें नहीं समझ आएंगी, और फिर पाकिस्तान में क्या सूरत हाल चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तब तक वो ये सवाल का जवाब देना बिफोर टाइम है। तो जब हम फेडरलिज्म को शुरू करेंगे इंशाल्लाह अगले टॉपिक के बाद जो टॉपिक आना है, तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें आंसर करेंगे हम। ठीक है बेटा? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके बेटा। जी बेटा। सर जो प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी है वो एक दफा समझा दें प्लीज। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी 175 from East Pakistan, 175 from West Pakistan, whenever there used to be any joint session of parliament. ठीक हो गया, थैंक यू सर। ओके। अच्छा सलमान अली कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा आप? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा। जी बेटा। सर ये पूछना था कि वेस्ट पाकिस्तान के आपने बताया कि प्रोविंसेस और ईस्ट पाकिस्तान ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे, है ना, लॉ मेकिंग कानून बनाने में? जी। तो सर क्या उस दौर में सूबाई असम्बलियां नहीं थी कि जिसमें ये अपने अपने कवानीन बनाते थे? अच्छा बेटा, अभी तक तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आप लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे कि अभी तो बेसिक प्रिंसिपल को सीधा किया जा रहा है कि आइन कैसे बनना है। जी सर। मेरी बात, अभी तो हम ये सिर्फ तजवीज कर रहे हैं हमारे मुल्क में ऐसे होना चाहिए, ऐसे होगा, ऐसे होगा। आइन तो बना नहीं अभी तक। तो फ्रेमवर्क से जो तो फिर वो दूसरी मोडालिटीज देखनी थी कि प्रोविंसेस की क्या पावर होनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर होनी है। सर जिसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं, सॉरी, जिसे हम फ्रेमवर्क कहते हैं अभी। कौन सा फ्रेमवर्क बेटा? सर मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो भी काम हो रहा तो इसे हम फ्रेमवर्क बोलेंगे ना। फ्रेमवर्क कौन सा बेटा? जो देखें पाकिस्तान में एक खास इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो मुल्क चल रहा था, लेकिन अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन बनना था। कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमवर्क ही कहते हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है? गाइडलाइंस। और ये अभी बननी थी, और अभी हम तीसरी रिपोर्ट में, पहली दोनों रिपोर्टें रिजेक्ट हो गई। 53 में मोहम्मद अली बोगरा आया और उसमें क्रिएटिवली थोड़ा सी चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। ठीक है? अच्छा अब अगली बात सुने जरा। अब हुआ क्या 1954 के अंदर, 1954 में बंगाली लैंग्वेज वाज एक्सेप्टेड एज द सेकंड नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान 1954 में। यानी कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान के दो थे, मोर रिप्रेजेंटेशन इन लोअर हाउस एंड आवर लैंग्वेज मस्ट बी गिवन एज सेकंड लैंग्वेज स्टेटस, उसको मान लिया गया। और इसका मतलब है जो इम्पोर्टेंट बॉटल नेक्स थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जो बहुत बड़ी रुकावटें थी, वो रिमूव हो गई और पूरी कौम मुतमईन हो गई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मुतमईन हो गई कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक। यानी ये कब की बात है? 47 में पाकिस्तान बना है और 53 में थर्ड रिपोर्ट आई है और 54 में लैंग्वेज को कंसिडर कर लिया गया। 54 और 47 तकरीबन 7 साल हो गए और अभी तक आइन नहीं बना, और अभी तक हम वी पीपल वर जस्ट रेसलिंग विद ईच अदर कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और 7 साल बगैर आइन के टेम्परेरी तौर पे मुल्क को चलाया जाता रहा। अच्छा, ये जब सारी चीजें हुई तो पूरी कौम मुतमईन होगी, अल्लाह अल्लाह करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा हाँ अब ये ठीक है, अब इसके ऊपर आइन बनेंगे। ईस्ट पाकिस्तानी भी मुतमईन हो गए, वेस्ट पाकिस्तानी भी मुतमईन हो गए और लैंग्वेज को भी सेकंड नेशनल स्टेटस मिल गया। अगर बंगाली को हम दे सकते हैं तो आज पंजाबी को, पश्तून को, आपकी सिंधी को, गिलगिती को, चित्राली को, बलोची को, सराइकी को क्यों नहीं नेशनल स्टेटस बना सकते? आप क्यों नहीं दे सकते? आप अपने मुल्क के लोगों की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करें, आपका मुल्क मजबूत हो जाएगा। आप कभी इस्लाम रिलीजन के नाम पे, कभी कौमियत के नाम पे और कभी जनाब मजहब रियासत के नाम पे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उनके वो कहते हैं भाई मैं भूखा मर रहा हूँ, कहते हैं नहीं हम वी आर पाकिस्तानी। वो कहते हैं भाई हमें खाने को कुछ दे दो, कहते हैं नो डोंट वरी इफ यू आर डाइंग ऑफ हंगर ओके डाई बट वी आर पाकिस्तानी। ये चल रहा था हमारे मुल्क में। आप पता है ईस्ट बंगालीज क्या कहते थे? पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा रेवेन्यू जो मिलता था वो जूट की क्रॉप से मिलता था, जूट जिसको पटसन कहते हैं, और इसको गोल्ड कहते थे, गोल्डन फाइबर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। जूट को क्या कहते थे? गोल्डन फाइबर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। और ईस्ट बंगालीज दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट our gold is being spent on the street alleys and gutters of West Pakistan.
और हमें खाने को कुछ नहीं दे रही है, खुद ही खाई जा रहे हैं, खुद ही लूटी जा रहे हैं, खुद ही अपनी जगह पे लगाई जा रहे हैं। हमें तो रस्टिक, ब्लैक, इग्नोरेंट, जाहिल, काले, पता नहीं क्या क्या कहते थे हम उनको। These things were happening. लेकिन खैर अल्लाह अल्लाह करके 54 के अंदर सारी चीजें रिमूव हुई and the whole nation was happy that now the Constituent Assembly is going to make and approve the Constitution. लेकिन पाकिस्तानियों की किस्मत कभी भी इतनी अच्छी नहीं रही। And the Governor General of that time, Governor General गुलाम मोहम्मद, जिसको ट्रिपल GM भी कहते हैं, Governor General गुलाम मोहम्मद dissolved the parliament. उसने Constituent Assembly को घर भेज दिया। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपका आइन बना रही थी, जो कंसेंसस हुआ 7 साल के अंदर, उसको डिसॉल्व करके घर भेज दिया। 79 लोगों को घर भेज दिया और कहा कि दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज कंपोज ऑफ इनकेपेबल पीपल, दे कैन नॉट मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, दे आर इनकेपेबल पीपल। एक्सक्यूज मी सर, तो पाकिस्तान तो बनने जा रहा था, पाकिस्तान तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहा था। और ट्रिपल जी मोहम्मद जो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद है, उन्होंने आपकी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को घर भेज दिया एंड द होल वर्क ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन केम टू स्टैंड स्टिल, रुक गया और कॉन्स्टिट्यूशन का बनने का काम खत्म हो गया। इसमें बेटा क्या पूछ रहे हो आप? सर मैं आपसे पूछ रही थी कि ये जब आपने कहा कि जब गुलाम मोहम्मद आया जनरल, जब इसने सारी कॉन्स्टिट्यूशन को घर भेज दिया, मतलब जनरल नहीं बेटा, गवर्नर जनरल नहीं था। जी जी वही गवर्नर जनरल। तो जब ये इस पे काम हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो तब इसने क्यों नहीं रोका कि जब अब फाइनल रिपोर्ट जब तैयार हो, मतलब कि सब एग्री हो गए, तो तब इसने क्यों इस तरह रोक दिया सबका? अच्छी बात, अब मैं इसका जवाब देता हूँ। बड़ी अच्छी बात पूछी बेटा आपने। असल में हुआ क्या था, पाकिस्तान के अंदर गवर्नर जनरल का रूल था एंड गवर्नर जनरल जो रूल होता है, इट इज बेसिकली कंसिडर्ड इक्वल टू द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इट इज बेसिकली कंसिडर्ड इक्वल टू द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम कंसिडर के इक्वल कंसिडर किया जाता है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उसमें इट वाज प्रपोज्ड दैट इन पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंटरी सिस्टम होगा। पाकिस्तान में पार्लियामेंटरी सिस्टम होगा एंड द प्राइम मिनिस्टर वुड बी हैविंग द मैक्सिमम पावर्स, और प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज्यादा पावर होंगी और गवर्नर जनरल के पास कोई पावर्स नहीं होंगी। तो गवर्नर जनरल को जब ये पता चला आफ्टर दिस कॉन्स्टिट्यूशन आई वुड बी जस्ट द सिंबॉलिक हेड, मैं एक सिंबॉलिक हेड हूंगा, मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद तो एक सिंबॉलिक हेड, मेरे पास तो पावर ही नहीं होंगी। तो उसने कहा इससे पहले कि ये अपना आइन बना के प्रेजेंट कर दें, उसने उस पार्लियामेंट को घर भेज दिया ताकि उसकी पावर को कोई खत्म ना करे। सर जैसे अभी प्रेसिडेंट है, हाँ प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है ना, गवर्नर जनरल के पास फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन के पास कोई ताकत होनी नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होना था। यस सर। गवर्नर जनरल ने कहा इससे पहले कि ये मेरी पावर खत्म करें, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को घर भेज दो। बेटा ये वो लम्हा था जिसके बाद पाकिस्तान में तारीख तरीन दौर शुरू हुआ। एक ऐसा दौर शुरू हुआ कि पाकिस्तान में हर इलीगल काम के ऊपर लीगल स्टैंप लगाकर उसको लीगल डिक्लेयर किया गया, और इसके बाद वन आफ्टर अनदर जो भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे उसको लीगल डिक्लेयर किया गया इस काम की वजह से। क्योंकि ये केस चला ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे वो मौलवी तमीजुद्दीन साहब थे। मौलवी तमीजुद्दीन साहब ने केस कर दिया कोर्ट में। कोर्ट ने बजाय के गवर्नर जनरल के एक्शन को इलीगल डिक्लेयर करते, उन्होंने इसको लीगल डिक्लेयर कर दिया और कहा कि गवर्नर जनरल का एक्शन ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को घर भेज सकता है। और उससे क्या हुआ कि पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को घर भेज दिया गया और नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मैक्सिमम मेंबर 79 थे। अच्छा बेटा, अब जब भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता है, वो इस केस के ऊपर जो प्रेसिडेंट बनी है, ये इंशाल्लाह इमीडिएटली नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको यही चीजें पढ़ानी है कि पाकिस्तान में हुआ क्या था। तो गवर्नर जनरल ने अपनी पावर्स को बचाने के लिए असेंबली को घर भेज दिया और कोर्ट ने लीगल फैसला करने के बजाय इलीगल एक्शन को दुरुस्त डिक्लेयर कर दिया। और जब भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा, उनको पता था कि जुडिशरी ने एक ऐसा फैसला किया हुआ है जिसको मिसाल के तौर पर प्रेजेंट किया जा सकता है,
और वो कहते थे, और हमेशा जब भी मार्शल लॉ लगा, एवरी टाइम जुडिशरी वाज देयर टू अप्रूव द इलीगल एक्शन ऑफ जनरल डिक्टेटर को, और उसको कहता हाँ तुमने बड़ा जबरदस्त काम किया बब्बर शेर बब्बर शेर। और इस फैसले की वजह से, इस एक्शन की वजह से, इस अटेम्प्ट की वजह से पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने की हार, और पाकिस्तान एक ऐसे दौर में शुरू हो गया जिसका आज तक हमें कोई पता नहीं है। तुक्के पे मुल्क चल रहा है हमारा, तुक्के पे। कभी मार्शल लॉ आ जाता है, कभी जमहूरियत आ जाती है, कभी जमहूरियत आपस में गाली गलौज करती है, फिर डिक्टेटर आ जाता है, वो लूटता है, फिर ये चल रहा है हमारे मुल्क में। इस काम की वजह से ये जो गवर्नर जनरल ने किया, और अदालत ने सही फैसला करने के बजाय गलत फैसला किया, और पाकिस्तान में हर मार्शल लॉ के पीछे, और पाकिस्तान में हर मार्शल लॉ के पीछे जुडिशरी खड़ी होती रही। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर फैसला आ गया कि गवर्नर जनरल ने सही काम किया है, सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा फर्क है। पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 79 मेंबर्स थे, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 80 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 80 मेंबर्स थे। 80 ये इलेक्ट हुई थी। 80 मेंबर्स थे इसके टोटल, 80 मेंबर्स, एंड 80 and 40 members were from East Pakistan and 40 members were from West Pakistan. पहले, और इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में नहीं थी। पहले के अंदर, बेटा अपना माइक बंद करें, सलमान माइक बंद करो अपना, अनवर, जुनेद अनवर, ओके। तो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 80 मेंबर्स थे, पहली में 79 मेंबर्स थे, 40 फ्रॉम ईस्ट Pakistan, 40 from West Pakistan, and there was not a single political party which was in majority. पहली में मुस्लिम लीग मेजोरिटी में थे। शुक्र अल्लाह का करना ये हुआ, चलो जो भी गंदा काम हुआ था, सैनिटी प्रिवेल की, दानिशमंदी का काम हुआ, दानिशमंदी को माना गया, और ये जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब पहली तो डिसॉल्व हो गई तो सेकंड आ गई। सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्टार्टेड द वर्क फ्रॉम द पोजीशन वेयर व्हिच वाज बीइंग लेफ्ट बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी उन्होंने जहां काम छोड़ा था वहीं से सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नए सिरे से काम करने के बजाय वही काम उठाया और उस पर काम शुरू किया। और फिर क्या हुआ, और फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, सर जी बेटा, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसमें 79 मेंबर्स थे, ये इसमें से क्या प्रोपोर्शन था, कहाँ के ज्यादा थे? सारे वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा थे, उधर से कम थे, और ये सारे मुस्लिम लीगी थे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं थी उसमें। ओके, थैंक यू सर। मुस्लिम लीग वाज इन मेजॉरिटी। जी बेटा। सर ये सेकंड के मेंबर थे, ये कैसे नॉमिनेट हुआ था, कैसे इलेक्ट हुआ था कि नॉमिनेट हुआ था? नॉमिनेट ही किए बेटा, सारे के सारे उन्होंने नॉमिनेट कर दिए। 40 बंदे उधर से ले लिए, 40 इधर से ले लिए। गवर्नर जनरल पाकिस्तान का डेमीगॉड बन चुका था इस फैसले के बाद, अदालत के फैसले के बाद, और 40 उधर से ले लिए, 40 इधर से ले लिए। वो तो खुदा बन बैठा था, खुदा। जी सर कोई फीमेल मेंबर थी इस कमेटी में? बेटा अब ये तो चीजें हम डिस्कस नहीं कर रहे, आप सर्च करें कि कितनी फीमेल थी, कितने मेल थे, और हमें अगली क्लास में बताइएगा, ठीक है? सर गवर्नर जनरल के डिसीजन को अपोज करने के लिए कोई नहीं था? बेटा कोई भी नहीं था, और उसको अपोज करने के लिए अदालत में गए, और अदालत ने गलत फैसला दे दिया। फैसला कहाँ से मिलना था? फैसला मिलना था अदालत से। अदालत ने ही जालिम का साथ दिया और कमजोर का साथ नहीं दिया, और पाकिस्तान में एक ऐसी गलत बदतरीन मिसाल बना दी कि जिसके असरात से आज 73 साल तक हम बाहर नहीं निकल पाए। मतलब सर अदालत मिली हुई थी जनरल गवर्नर। हाँ, वो मैं आगे बताऊंगा अगले टॉपिक के अंदर। बेटा आप लोगों ने यही कुछ पढ़ना और आप रोएंगे चुल्लू भर भर के, और आप रोएंगे कि हमारे मुल्क के साथ क्या होना चाहिए था और क्या करते रहे हमारे आबाओ अजदाद। और इन्होंने हमारे मुल्क के साथ जो कुछ किया है ना, ये तो दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता जो इन लोगों ने मिलकर किया, अदालत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने और रूलिंग एलीट ने। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ बेटा, आप लोग पढ़कर लिख कर इस काबिल हो जाओ कि पाकिस्तान की तकदीर को अपने हाथों से बदलो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पाकिस्तान हमें दिया लैलतुल कदर की रात को, ये ऐसे नहीं मिल गया हमें। इसके पीछे हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियां, इज्जतें पामाल हुई हैं, खून बहा है, कत्ल हुए लोग, कुछ लोगों के घर पर करोड़ों लोगों की इसके लिए कुर्बानियां हैं। अल्लाह उस कुर्बानियों की वजह से ये मुल्क चल रहा है। इन लोगों ने तो मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया है और बेड़ा गर्क कर दिया हमारे इस पूरे मुल्क के इन लोगों ने।
इन चीजों को आप समझें। ये देखें, अल्लाह अल्लाह करके इमरान खान को लेकर आए थे, आज सारे के सारे नाहिल और बदतरीन लोग उसके साथ मिले हुए हैं और वो मुल्क को चला रहा है। और जैसे मुल्क को चला रहा 73 साल में ऐसे नहीं चला जैसे उसने चलाया। ये सर बिल्कुल। इन सब लोगों ने अब हमारे मुल्क को अंजमे स्ताशे बहमी फंड बना लिया है। मिलके खाओ, मिलके लूटो और भाग जाओ मुल्क से, और यही होना है। सर जो गवर्नर जनरल ने सैक किया था लोगों को बिकॉज उन्होंने जो है वो प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा वो दिया था पावर, उसने कितने लोगों को सैक किया था फिर? बेटा 79 लोगों को घर भेज दिया, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सैक कर दिया। ओके थैंक यू। पूरी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया उसने। सर जो जुडिशरी था सर वो इलीगल को सर लीगल कर रहा था, मतलब सर किस बेस पे सर? कोई और अथॉरिटी नहीं थी क्या जो उसे मतलब रोकने वाली? कोई था ही नहीं। आपको पता मुल्क के अंदर एक ही अथॉरिटी होती है, अब वो कोर्ट है, कोर्ट ने फैसला करना। आपको मैं आगे बताऊंगा, सारी चीजें बड़ी डिटेल में पढ़ानी है मैंने, आप लोग इंशाल्लाह परेशान ना हो। ये पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की तारीख अगर हमें छठी जमात से पढ़ाई जाए ना, तो आज हम ये जो पाकिस्तान में मुकद्दस गायें बनी हुई हैं, जज और जनरल और जर्नलिस्ट, इन सब लोगों को आप क्वेश्चन किया करें। आपको जब उनको पूछें तो पाकिस्तान की तारीख ठीक हो जाएगी। कभी पढ़ाया नहीं जाता हमारे मुल्क में ये सर, ये हमें नहीं पढ़ाया जाता। ये अगर पढ़ाया जाए तो पाकिस्तान के हालात डिफरेंट हो जाएं, क्योंकि हमारे बच्चों को हर कोई एक्शन, हमारे बच्चों को शुरू दिन से पता हो कि हमने कौन सी गलतियां हमारे आबा अजदाद ने की हैं। उनको जब आप गलती को गलती तस्लीम ही नहीं कर रहे, आप किसी चीज को मानोगे हाँ ये हमारे आबा अजदाद से गलती हुई है, इसी का मतलब है, फिर ही आप लोग उसको नहीं रिपीट करोगे। और पाकिस्तान में हो रहा है और हम गलती को गलती करते नहीं है। सर हम तो अपनी गलती नहीं मानते बेटा, माननी चाहिए। ओके बेटा। सर हमें तो बचपन से इंटर तक गांधी और कायदे-ए-आज़म की लड़ाई बस खाई गई है, उन्होंने ऐसे किया तो उन्होंने ऐसे किया। ये सर यही बात है, बिल्कुल ऐसी। इसके पीछे बकायदा बेटा इसको जानबूझ के तारीख पढ़ाई नहीं जाती। अलीजा कुछ पूछना चाह रही है। अलीजा बेटा क्या बात है? साकिब शहजाद। सर मैं ये पूछ रहा था कि बचपन से में ऐसा पढ़ाया जाता है कि जब हम बढ़ते हैं ना तो हम टोटलिटेरियन बन जाते हैं, फाशिस्ट सोच हमारी होती है कि जुडिशरी ना हो, रैपिस्ट को मतलब हैंग कर दो, या सीधे ही जो है जुडिशरी भी ना हो ना, टोटलिटेरियन सोच हमारी हो जाती है। सर ये एजुकेशन की प्रॉब्लम है, मतलब बाहर की दुनिया में लोग चाहते हैं कि सेकुलरिज्म हो, इसके साथ कुछ अच्छी सी लिबरल डेमोक्रेसी हो और इकॉनमी भी हो, हम मार्केटिंग करें इसके लिहाज से। इस तरह क्यों पढ़ाया जाता है पाकिस्तान में कि हम अथॉरिटेरियन बन जाए और बस फाशिस्ट सोच हो हमारी, राइट पे चले जाए हम राइट विंग पे? साकिब बेटा मैंने तो वैसे कहीं नहीं पढ़ा कि हम टोटलिटेरियन बन जाएं या हम फाशिस्ट बन जाएं। जो भी पाकिस्तान स्टडी पढ़ाई जाती है उसमें भी ये कहीं नहीं लिखा, और जो नहीं पढ़ाई जाती उसमें भी कहीं नहीं लिखा। आपने कहाँ से पढ़ लिया ये क्या हम फाशिस्ट बन जाएं, टोटलिटेरियन बन जाएं? सर जनरली हम देखें ना सर, तो न्यूज़ पे या फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो लोग कहते हैं कि बस सीरियसली जल्दी सब कुछ हो जाए, कोई फासिस्ट ही ना हो। अच्छा बेटा मेरी बात सुनिए साकिब बेटा, अब आप न्यूज़ और ट्विटर की बात कर रहे हैं। ट्विटर और न्यूज़ पे तो आप गालियां दें लोगों को, तो वो पढ़ाई तो नहीं जा रही ना। आप अपने दिल की भड़ास ट्विटर पे निकाल रहे हैं, निकालें, दबा के निकालें वो, लेकिन वो पढ़ाई नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है, ना ही हमें कोई पढ़ा रहा है। हम ऐसे लोगों को वैसे ब्लॉक कर देते हैं, हमें पसंद ही नहीं है। आपको कोई बंदा इस तरीके से इरिटेट करे, अब जैसा कि मैं भी ट्विटर यूज़ करता हूँ, आप भी करते हैं, तो क्या करते हैं हम ब्लॉक कर देते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन ये पढ़ाया नहीं जाता हमें कि हम टोटलिटेरियन बन जाएं, फाशिस्ट बन जाएं, बल्कि ना ही किसी किताब में ये चीज़ लिखी हुई है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है हमें वन साइडेड हिस्ट्री पढ़ाई गई है, जो कि 47 पे आकर रुक गई। भाई 47 के बाद जो ब्लंडर्स किए हैं उनको कौन मानेगा, उनको कौन तस्लीम करेगा हाँ ये गलतियां हुई हैं हमसे, ताकि आइंदा ना करें। आप घर से बाहर कदम रखते हैं, घर के आगे केला पड़ा होता है, आप उसके ऊपर पाँव रखते हो, नीचे गिरते हो, टांग टूट गई आपकी, 40 दिन के लिए हॉस्पिटल चले गए, टांग जुड़ी बड़ी मुश्किल से, फिर खुशी खुशी घर से बाहर निकले, फिर केला पड़ा हुआ था, फिर उस पर पाँव रख दिया, फिर टूट गई, फिर दूसरी टांग टूट गई, फिर 2-3 महीने के लिए चले गए। चलो ये सारा कुछ आपने किया, समझ आ रही है। यानी कि क्या कर रहे हैं हम, तीसरी मर्तबा भी अगर पाँव रख रहे हो आप, तो इसका मतलब यू आर नॉट विलिंग टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स।
द सेम थिंग वी पीपल आर डूइंग विद आवर स्टूडेंट्स। हम अपने स्टूडेंट्स के साथ यही कुछ कर रहे हैं। उनको समझा नहीं रहे कि दिस वाज अ ब्लंडर, दिस वाज अ मिस्टेक, दैट वी पीपल आर नॉट सपोज्ड टू डू इट अगेन एंड अगेन, एंड सिंस वी पीपल आर नॉट टीचिंग आवर जनरेशन, so they are committing the same thing again and again, and because of this reason we people have not been able in a position to grow। और पाकिस्तान आगे नहीं चला, तुक्के पे चल रहा है मुल्क, पूरे का पूरा तुक्के पे। अच्छा चलो अब आते हैं, दोबारा कनेक्शन बनाता हूं मैं अपने लेक्चर के साथ। फिर क्या हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन, तो जनाब फिर अल्लाह अल्लाह करके सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं थे, बट द मेंबरशिप वाज 80-40 फ्रॉम ईच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ईस्ट विंग ऑफ पाकिस्तान, दे वर बीइंग टेकन। और फिर अल्लाह अल्लाह करके 23 मार्च 1956, 23 मार्च 1956 को आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज imposed, promulgated in the whole country, और 9 साल की मेहनत शाका के बाद we got our constitution, हमें अपने मुल्क का वो आइन मिल गया। और आज ये जो आइन जो हमने 9 साल की मेहनत के बाद बनाया था, 9 साल की मेहनत के बाद, उसको 2.25 साल भी नहीं चलने दिया और एक और मार्शल लॉ लगा दिया गया मुल्क में, और दोबारा जुडिशरी बैठी हुई थी उस मार्शल लॉ को लीगल डिक्लेयर करने में। हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद करने में उन लोगों का किरदार है जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने जो इस मुल्क में रहना नहीं चाहते थे, वो गुलाम लोग हैं, वो गुलाम की तरह रहना चाहते थे, उनको इस मुल्क की आज़ादी पसंद नहीं आई, और जब वो मुल्क बन गया उनके पास कोई चारा नहीं था तो वो इसके आले नाम बन गए। सर जी बेटा, जुडिशरी का इसमें क्या फायदा सर? जुडिशरी का क्या फायदा था सर? वो अगली क्लास में आप लोगों को पता चलेगा कि जुडिशरी का इसके साथ क्या फायदा था, और आप लोगों को पता चलेगा अगली क्लास में। मैंने सारे का सारा जो लेक्चर है वो इसी के ऊपर देना है कि जुडिशरी का इसमें क्या फायदा था, और वो चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे और आप लोगों को पता चलेगा कि जुडिशरी ने किस तरीके से पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में, और अभी तक आपको पता है ये कैसा मुल्क है जिसमें एक जनरेशन अपना केस दायर करती है, अगली जनरेशन लड़ते हुए गुजर जाती है, उससे अगली जनरेशन आती है, 2-2, 3-3 जनरेशन तक इस मुल्क में जस्टिस नहीं मिल सकता, इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। सर, अभी भी यही हमारा हाल है। ये कितना बदतरीन सिस्टम है कि इस मुल्क के अंदर हम अपने लोगों को उनके घर की दहलीज पे कातिल को कातिल नहीं कह सकते। वो यूं विक्ट्री का निशान बना के, शाहजेब कत्ल केस में देखा था ना, यूं विक्ट्री का निशान बना के पाकिस्तान से बाहर आता था। बिल्कुल सर। और आपके मुल्क के अंदर आप देखें, आपके इमरान खान के दौर की हुकूमत में भी यही कुछ हो रहा है। उसके जानने वाले या उसके अहलो अयाल में से कोई करप्शन करता है तो, या कोई जो टैक्स नहीं देता तो जुर्माना दे के बाहर आ जाता है, बाकी सब लोगों को उठा के जेलों में फेंक देते हैं। हम चाह रहे थे इस मुल्क में कोई बंदा आ जाए, चलो इमरान इस नवाज शरीफ से और पीपल्स पार्टी से हमारी जान छुटी, 30 साल से ये अपनी बारियां ले रहे थे, अल्लाह अल्लाह करके इमरान खान को लेकर आए। उसका विजन ये है कि उसने सारे गंदे लोग वही उठा लिए, और इसी के दौर में शुगर क्राइसिस, इसी के दौर के अंदर वीट क्राइसिस, इसी के दौर के अंदर जनाब आपको मेडिसिन की प्रॉब्लम्स, हर चीज करप्शन का सत्यानाश क्या हो रहा है हमारे मुल्क में यार। करप्शन में टॉप किया पाकिस्तान, और 73 साल में इतना पाकिस्तान माइनस में नहीं गया जितना इसके दौर में आ गया। और पता नहीं हम क्या कर रहे हैं सर। तो इसका हल क्या अब हम निकाल सकते हैं, और सर हमारे सूबों में इसका क्या हल है? करप्शन को हम किस तरह कम करें, और किस चीज से सर हम इस चीज का हल निकालें? थोड़ा आप ये हमें आइडिया दें। फैसल बेटा, सर हर कोई जब तक खुद को नहीं संवारेगा तब तक ये हम नहीं चल पाएंगे। मुझे खुद को संवारना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ साले बेटा, आप जो बात पूछ रहे थे, मैं उसको ये कहता हूँ कि आपको करना क्या है। करना ये है आप लोगों को कि आप लोगों ने जो के ऐनकें लगाई हुई हैं ना, ये बुतों को पूजने वाली ऐनकें लगाई हैं। नवाज शरीफ के बगैर कोई बंदा नजर नहीं आता। आप क्यों लोग और आईआर करने वाले लोग हो, ये क्यों नहीं ये लोग इलेक्शन में खड़े हो सकते? क्यों नहीं ये पार्टिसिपेट कर सकते? क्यों नहीं ये पॉलिटिक्स में जा सकते? क्यों इलेक्शन को इतना महंगा बना दिया गया कि जब तक 1 अरब नहीं लगेगा आप एमएनए की सीट पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते?
सर हमारे सिंध में तो सर बार बार पीपल्स पार्टी आ रही है सर, हमारे सिंध में तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम क्या करें, हम चाहते हैं कि एक तब्दीली है, लेकिन हमारी जो अवाम है सिंध की वो ये चीज को लेके नहीं आ रही सर। हम खुद चाह रहे हैं कि मैं बेसिकली सिंध से, तो वहाँ चेंज आए, लेकिन सर वो चीज नहीं हो पा रही। फैसल बेटा कहाँ से हो आप? सिंध कहाँ से? सर दादू से सर। अच्छा बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, ये चेंज वजह पता क्या है? हम लोग 2000 रुपए पे पूरे फैमिली के वोट बेचते हैं। आलू के पराठे पे हम सर ये बात सही है। बिरयानी के ऊपर हम अपना वोट बेचते वो हैं। बहुत मुश्किल है। ये जो एटीट्यूड है ना, ये जो एटीट्यूड है, इसके लिए आप इलेक्शन की कैंपेन हो। मैं अपने मोहल्ले के अंदर इलेक्शन की कैंपेन जब हो रही होती है तो मैं लोग समझ रहे होते हैं ये हमारे लिए कैंपेन कर रहा है। मैं लोगों को कह रहा होता हूँ भाई मुफाद जी देखो, कौमी मुफाद देखो, और मैं कैंपेन कर रहा होता हूँ बाकायदा। लोगों को कह रहा होता हूँ कि पैसों पे वोट नहीं बेचना, दिल पे हाथ रख के बोलो कि जिस बंदे ने सही काम किया उसको वोट देना है। सर हमारे सिंध में लोगों का सर ये माइंडसेट है सर, बेनजीर इनकम सपोर्ट से सर उनको पैसे मिलते हैं 8000 10,000, तो वो कहते हैं कि ये बीबी का नाम चल रहा है, बीबी ने हमारे लिए किया, तो बस हमारा जीना मरना बीबी और भुट्टो के साथ है। सर सबसे ज्यादा ये इसका सर बातों का ये मतलब वो है कि हम बहुत ज्यादा सर हमारा गुर्बत में हम बहुत वो है सर। मैं खुद भी अपने इलाके में मतलब बलूचिस्तान में कैंपेन किया हूँ। मैंने ऐसे लोगों को सर मैंने उनको मतलब वो बताया। ऐसे लोग भी मेरे पास ऐसे आए थे सर, वो एक मतलब वो किलो चीनी के लिए भी राजी थे कि भाई हम अपना वो मतलब वोट इसको देंगे, आप हमें मतलब चीनी दो। सबसे ज्यादा गुर्बत सर एक ऐसी चीज है, पेट का जो मतलब पालना ये बहुत बड़ा सर मुश्किल है, जो लोगों को मतलब उसको वो करता है उसको फोर्स करता है पीछे से कि भाई आप इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं। आप सही कह रहे हो सईद बेटा, हजारों लोग सर एहसान में दब जाते हैं। आप सही कह रहे हो बख्त बेटा, आपने भी बिल्कुल ठीक कहा। मेरे कहने का मतलब है याद रखिएगा पाकिस्तान में जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी पाकिस्तान में कुछ नहीं आएगा, और अवेयरनेस के लिए मुझे और आपको मिलकर काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तो जिंदगी सर जो है वोट देना चाहिए, वोट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट पे देना चाहिए, उस यानी रादर देन पर्सनल इंटरेस्ट पे। हाँ, ये जो आलू का पराठा है, बिरयानी है, कीमे वाला पराठा है, चीनी की जैसे सही बात कर रहा था, बेनजीर इनकम सपोर्ट की आखिर बात कर रहा था, ये क्या है? टाइमली मुफादात हैं। नाम चेंज हो जाए और इसकी वजह से हम अपने मुल्क को कौम को बेच देते हैं अपने जाती वक्ती मुफाद के लिए। इसके लिए बेटा अब मेरी क्लास के अंदर 100 बंदा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन लोगों का जहन चेंज करूँ, और सोशल थ्योरी के मुताबिक आपके अपने 200 मेंबर हैं, आप अपने चेंज लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह होगी। अच्छा बेटा अब इस डिस्कशन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग मुझे बताइए कोई इस आर्टिकल से ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है इसमें अगर कोई आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आई तो बंद कर दे। तो सर क्लियर है। सब कुछ समझ आया सर क्लियर है। ओके बेटा, इंशाल्लाह मैं क्लियर है सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।